एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक ट्रैवल एजेंसी को देख पाते हैं जहाँ पर कि सभी लोग काम कर रहे रहते हैं और अपने कस्टमर्स को अलग अलग घूमने की जगह के बारे में बता रहे थे। तभी हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इस ट्रैवल एजेंसी का मैनेजर है और इसका नाम है कुरोकावा, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ओहारा के पास जाती है और कहती है इस समर टूर पैकेज के लिए होटल रिजर्वेशन कर दो। ओहारा काफी धीरे से हाँ कहता है। कुरोकावा कहती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से कुछ कहो। ओहारा डर जाता है और कहता है ठीक है मैम। और फिर उसके जाने के बाद ओहारा अपने मन में कह रहा था मैंने उनको पहली बार ही जवाब दे दिया था, लेकिन वो ढंग से सुन नहीं पाई क्योंकि मैं नहीं जानता कि आखिरकार रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है। शायद से ये मेरी बचपन की आदत है कि मैं ढंग से किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाता, इसके वजह से मैं अपने लाइफ में भी काफी ज्यादा पीछे चल रहा हूँ। तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है और उसको कुछ काम दे देती है और कहती है ये खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी बारी। ओहारा उसको थैंक यू कह पाता उससे पहले वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने मन में कहने लगता है मैंने उसको थैंक यू बोलने का चांस फिर से मिस कर दिया। लेकिन तभी वो कुछ रियलाइज कर पाता है और वो देखता है कि उसकी कोवर्कर खोनजुजी सैन उसको ही देखे जा रही है, जो देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और हड़बड़ाने लगता है। अब अगले दिन में रात हो जाता है। काम खत्म करने के बाद थक हार कर ओहारा अपने घर पर आता है, अपने बिल्ली को खाना देता है और फिर अपने लिए भी खाना बनाता है। और खाना खाते हुए वो कहता है होनजुजी सैन आज फिर से मेरी तरफ ही देख रही थी, वो मुझसे ज्यादा सालों से वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन उसका वो लुक देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। कामाकुन अब तो मुझे भी इस ऑफिस में 4 साल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे कोवर्कर्स कब मुझसे गुस्सा करना बंद कर देंगे। जिसके बाद वो अपने बिल्ली के साथ टीवी देखने लगता है और कहता है अकेला समय बिताना सबसे ज्यादा बेहतर है। अब अगले दिन में वो लोग फिर से ऑफिस में आते हैं जहाँ पर कि वो सभी ऑफिस को क्लीन कर रहे थे। लेकिन तभी ओहारा को रियलाइज होता है कि जो होनजुजी सैन है वो फिर से उसी की तरफ ही देख रहा है। ये देखकर ओहारा डर जाता है और फिर से सफाई करना शुरू कर देता है। और उसको डरते हुए देखकर होनजुजी अपने मन में कहती है क्या मैंने उसको फिर से डरा दिया, लगता है मैं एक डरावनी पर्सन हूँ। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं अनकॉन्शियसली किसी को भी देखने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्पज से करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरा लुक देखकर सभी मुझसे माफी मांगने लगते हैं और डरने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से गुस्सा हूँ, लेकिन मैं हंसती भी तो नहीं हूँ और मेरी ये प्रॉब्लम मैं तो ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। अब अगले दिन में काम खत्म करने के बाद होनजुजी एक बुक स्टॉप में जाती है और वहाँ पर जाकर एक मैप को परचेस कर लेती है। जिसके बाद वो घर पर आ जाती है और रेस्ट करके वही मैप को देखने लगती है। और इसके अलावा भी उसके घर पर और भी काफी सारे मैप्स थे। हमें पता चलता है कि होनजुजी को ये मैप देखना काफी ज्यादा पसंद है। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता था कि 434 येन का मैप मुझे इतना ज्यादा मजा देने वाला था। अब नेक्स्ट दिन ऑफिस में सभी एक मीटिंग कर रहे रहते हैं जहाँ पर कुरोकावा सैन कहती है सभी लोग सुनो, अब हमारे हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्टर हमें कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाले है। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहने लगता है सभी लोग सुनो कि हमारे कंपनी के जैसे और भी बहुत सारे कंपनी है और हमारे कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए हमने एक प्लान सोचा है। वही पर सब कुछ काफी ज्यादा धीरे बता रहा था, जिस वजह से बाकी लोग तो ढंग से सुन भी नहीं पाते और उन लोगों को नींद भी आ रही थी। तभी कुरोकावा बीच में बोलती है इस बार हम समर को नॉर्थ अमेरिका को टारगेट करेंगे, बेसिकली अलास्का को हम ज्यादा फोकस में लेंगे और उसके आसपास के काफी सारे शहर है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। इसलिए इस ऑफिस में से किसी वर्कर को अब मैनेजर बना दिया जाएगा जो कि अगले साल ओपन होने वाला एंकोरजे ब्रांच को संभाल सके। ये सुनकर वो सभी वर्कर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये जो एंकोरजे ऑफिस है क्योंकि ये नॉर्थ पोल में लोकेटेड है और वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी होता है। तभी कुरोकावा बोलती है हम ऐसे किसी को मैनेजर बनाने वाले हैं जो कि अनमैरिड हो, क्योंकि फैमिली से बिछड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो फिर क्या कोई इसमें इंटरेस्टेड है? जो सुनकर तो वो वर्कर्स आपस में बात करने लगते हैं कि मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी वारा हाथ उठाता है और कहता है मैं नहीं जा सकता। उसको देखकर सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। वारा तो बहुत ज्यादा घबराते हुए कह रहा था मेरे पास एक बिल्ली है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर कुरोकावा कहती है एक ऐसा बेकार सा रीजन है। खैर छोड़ो, सभी लोग सुनो 365 डेज के बाद तुम में से कोई अलास्का में जाने वाला है मैनेजर के तौर पर। अब अगले दिन में वो सभी काम में लग जाते हैं और आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे कि मुझे तो अलास्का नहीं जाना और मुझे भी नहीं जाना। तभी एक लड़की बोलती है कि कामोई सैन एक बार ताहिती गया था और 10 साल से वो अभी भी वहीं पर स्टक है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तभी एक लड़की कहती है मुझे पता है कि हम कैसे अलास्का नहीं जा सकते, हमें बस शादी कर लेना पड़ेगा क्योंकि वो किसी सिंगल को वहाँ पर मैनेजर रखने वाले है। साइड से ओहारा है सुनकर अपने मन में कहता है क्या शादी, मेरा तो कोई लड़की दोस्त भी नहीं है, मैं अभी काफी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। अब अगले दिन में हम होनजुजी को उसके घर पर देख पाते हैं जो कि मैप के अंदर अलास्का और जापान का डिस्टेंस देख रही थी जो कि काफी ज्यादा था।
वहीं पर अपने मन में कह रही थी मैं जापान में ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाती लोगों से, मैं अलास्का जाकर क्या ही करूंगी। अब अगले दिन ओहारा अपने कैट को लेकर बाहर घूमने के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी उसको रास्ते में होंजुजी सन मिल जाता है। ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। वहीं पर अपने मन में कहता है अभी हम ऑफिस में नहीं है, इसलिए मुझे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो हिम्मत करके होंजुजी को रोकता है और कहता है तुम्हारा सभी मदद के लिए शुक्रिया होंजुजी सैन, मैं इस कंपनी को छोड़ने वाला हूँ। होंजुजी तो शॉक्ड हो जाती है। हवारा कहता है मैंने अभी तक कुरोकावा को नहीं बताया है, मैं सोमवार उसको बता दूंगा। और फिर वो जाने लग जाता है। लेकिन तभी होंजुजी कहती है क्या ये बिल्ली तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ओहारा कहता है जब मुझे ये बिल्ली पहले बार मिला था तो ये काफी ज्यादा बुरी हालत में था और धीरे धीरे अब ये मेरी काफी ज्यादा करीब भी आ रहा है, जिस वजह से मैं उसको और एबंडन नहीं करना चाहता। होंजुजी कहती है क्या इसका देखभाल करने के लिए क्या तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है या फिर कोई बीबी? ओहारा घबरा कर कहता है नहीं नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं इतना ज्यादा अनसोशिएबल हूँ। होंजुजी उसको अचानक से रोकती है और कहती है सुनो, क्या तुम्हें पता है अलास्का में गर्मियों में कितनी डिग्री पड़ती है? 18 डिग्री, जो कि काफी ज्यादा ठंडा होता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी और कह रही थी मैं तुम्हें सिर्फ एक कहना चाहती हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर ओहारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसको तो बिलीव भी नहीं हो रहा था और उसको शॉक्ड देखकर तो ओंजुजू भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है मैंने उसको अचानक से कुछ वाइल्ड चीजें कह दिया। ओहारा फिर पूछता है आखिरकार शादी, इसका मतलब क्या है? होंजुजू कहती है असली शादी नहीं, हम बस प्रिटेंड करेंगे क्योंकि मैं अलास्का नहीं जाना चाहता और उस ऑफर को मना करने के लिए मेरे पास कोई कारण भी नहीं है और मेरी तरह ठीक तुम्हारा भी ऐसा ही हाल है। और अगर हमने शादी कर लिया तो फिर हमें अलास्का नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि कुरोकावा बस सिंगल लोगों के अंदर ही वहाँ पर किसी को मैनेजर रखेगा। ऐसा सुनकर ओहारा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में कहता है शादी का नाटक करना पड़ेगा, लेकिन मैं होंजुजी से तो बहुत ज्यादा कम बात करता हूँ। वही पर होंजुजी अपने मन में कहती है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब मैं इसे पीछे नहीं हट सकती। ओहारा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये शादी वाला नाटक काम भी करेगा? होंजुजी कहती है कि हाँ जरूर करेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऑफिस में हम दोनों काफी ज्यादा चुपचाप रहते हैं, ज्यादा अटेंशन भी ग्रैब नहीं करते, जिस वजह से अगर हमने इस बारे में बता दिया तो कोई भी ज्यादा हलचल नहीं मचेगा। हमारे पास अभी भी 1 साल है, हम ऐसे ही सभी को बोलेंगे कि हमारी शादी कुछ महीने बाद है और ऐसे करते करते 1 साल निकल जाएगा और धीरे धीरे लोग हमारी शादी के बारे में भूल जाएंगे और हम ऐसा भी अब करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सुनकर ओहारा अपने मन में कहता है ये तो अच्छा आइडिया है, मेरा काम भी यही पर ही होगा और मैं अपनी बिल्ली के साथ भी रह पाऊंगा। ओके होंजुजी सैन, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद होंजुजी अपना प्लान उसको बताने लगती है कि कल मैं कुरोकावा को इस बारे में बता दूंगी, तुम मेरे बस साइड में रहना और कुछ भी बात नहीं करना। ओहारा कहता है क्या मेरे लिए कोई भी काम नहीं है? होंजुजी कहती है नहीं, ये मैं संभाल लूंगी और फिर वहाँ से चली जाती है। वही पर ओहारा अपने मन में कह रहा था मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि होंजुजी सैन इतना ज्यादा बोल्ड पर्सन है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि होंजुजी सैन ने कुरोकावा को इस बारे में बता दिया था। ये सुनकर तो कुरोकावा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इसके अगले पल वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों को हक करके कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी और उन दोनों से एक सवाल करी जा रही थी और कह रही थी आज तो मेरा दिन बन गया। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसको काम के लिए बुलाने लग जाती है और कुरोकावा के वहाँ से जाने के बाद उन दोनों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब अगले पल वो दोनों फिर से काम करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे उन दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है तो वो दोनों ही ब्लश करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर कुरोकावा आ जाती है और ओहारा को कुछ काम दे देती है, बोलती है कि तुम होंजुजी का भी मदद ले सकते हो। अब अगले दिन में उन दोनों का काम करते करते तो काफी ज्यादा वक्त हो गया था, उनके बाकी सब कोवर्कर्स तो पहले ही चले गए थे। और तभी कुरोकावा ओहारा के फोन में कॉल करती है और कहती है इटालियन रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ और होंजुजी को भी अपने साथ ही लेकर आना। अब अगली पल जैसे वो दोनों उस इटालियन रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं उनके कोवर्कर्स ने तो उनको एक सरप्राइज कांग्रेचुलेशन पार्टी दे दिया था, जो देखकर उन दोनों का मानो पैर तले जमीन ही खिसक जाता है। ओहारा अपने मन में कह रहा था ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तभी होंजुजी उसको धीरे से बोल रही थी ओहारा अब हम यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, हमें बस इन लोगों को हमारा एक्साइटमेंट दिखाना है और कुछ नहीं। ये सुनकर ओहारा अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार क्या बकवास करे जा रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। होंजुजी तभी 2 दारू का बोतल लेती है और कहती है मैं सब कुछ संभाल लूंगी और फिर वो बाहर निकल जाती है। और फिर ओहारा को तो उसके सभी कोवर्कर्स घेर लेते हैं और उससे अपने लव स्टोरी की बातें पूछने लगते हैं।
ओहारा अपने मन में कहता है ए मैं कहाँ पर फंस गया, मुझे तो रोना आ रहा है। और फिर तभी वहाँ पर एंट्री करती है होंजो जी सैन, जो कि पूरी तरीके से टल्ली हो गई थी। और फिर वो एक कैरियो का माइक लेकर कहती है आज मैं इस खुशी के टाइम पर एक गाना गाऊंगी, और फिर गाना गाने लग जाती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे। वहीं पर ओहारा अपने मन में कह रहा था, होंजो जी को देखकर लगता है उसने कभी भी पहले गाना नहीं गाया था इतने लोगों के सामने, लेकिन वो फिर भी एक करके सब कुछ संभाल ले रही है। वो मेरे लिए एक हीरो है। अब अगले दिन में वो दोनों घर जा रहे थे। होंजी जो कह रही थी मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया, और फिर वो ऐसे ही ओहारा के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो दोनों ही फिर से ब्लश करना शुरू कर देते हैं। होंजी जो तो घबरा जाती है और कहती है मुझे माफ करना, और फिर वो उसे जाने लग जाती है। वही बार अपने मन में कह रही थी आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा रहा। दूसरी तरफ ओहारा अपने मन में कह रहा था क्या वो घर सही सलामत जा भी पाएगी, मुझे उसको गुड नाइट या फिर थैंक यू कुछ तो बोलना चाहिए था। मैं उसे कुछ नहीं बोल पाया, अब तो काफी ज्यादा लेट भी हो चुका है। उस वक्त जब वो अकेला गाना गा रही थी मुझे भी उसको ज्वाइन कर उसको मदद कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं काफी ज्यादा पैथेटिक हूँ। अब अगले दिन में होंजी जो अकेले घूमने के लिए आई थी, और हमें पता चलता है कि उन दोनों ने प्लान बनाया था कि वो दोनों ही अपनी लव की कहानी कैसे उन सभी को बताएंगे, और सब कुछ तो होंजी जो ने पहले ही प्लान कर लिया था, जिस वजह से वो ओहारा का डिटेल्स लेने के लिए उसको एक फॉर्म भी दे देती है फिलअप करने को। प्रेजेंट में होंजी जो एक पार्क में आई थी और अपने डेट के नाटक के लिए कुछ फोटो भी खींचने लगती है, और फिर एक रेस्टोरेंट में आकर ओहारा का उस फॉर्म को देखने लगती है, और तभी उसको पता चलता है कि ओहारा तो 24 साल का है। अपने मन में वो कहती है वो तो मुझसे 2 साल छोटा है। फिर वो ओहारा को वहाँ पर इमेजिन करने लगता है, लेकिन वो तो कुछ और ही इमेजिन कर लेती है। ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। मैं एक इमेजिनरी डेट के लिए एक्सपीरियंस करना चाहती थी, लेकिन लोगों के प्रति मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या मैं इतना ज्यादा हार्टलेस हूँ? ऐसे ही वो अपनी इमेजिनरी ओहारा को लेकर आगे डेट के लिए जाती है, और फिर वो कुछ प्राइज भी जीतती है, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि लोगों के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना, लोगों के बारे में जानना उसको ये सब बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर वो अकेले काफी ज्यादा उदास होकर अपने मन में कह रही थी मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ, सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती हूँ। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ओहारा कौन आ जाता है, और ये देखकर ओंजी जो थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी। ओहारा हिम्मत करके कहता है मुझे भी इस स्टोरी को बनाने के लिए मदद करने दो। अब अगले दिन में वो दोनों ही एक फेरिस व्हील में होते हैं और काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। वहीं पर ओहारा अपने मन में कह रहा था होंजू जी के दिमाग में काफी सारे आइडियाज है। तभी होंजू जी उसको अपने सभी फोटोज और किए क्या प्लान बनाया है वो सब कुछ बताने लग जाती है, और फिर वो 2 रिंग्स निकालती है, जो देखकर ओहारा और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, और कहती है ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अगर हम दोनों ये रिंग भी पहन ले तो उन लोगों को हमारे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा। ओहारा तो काफी ज्यादा घबरा रहा था और अपने मन में कह रहा था अगर हमने इसको पहन लिया तो हम दोनों तो सच में शादी कर लेंगे। लेकिन होंजू जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो एक रिंग पहन कर कहती है जल्दी से इसको पहन लो। और ये देखकर ओहारा अपने मन में कहता है ये तो थोड़ा से भी हेजिटेट नहीं करती। तभी होंजी जो कहती है ओहारा मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुमने सोच लिया कि प्रपोजल करने के वक्त तुम क्या कहोगे? ओहारा तो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। होंजी जो बताती है स्टोरी के एंड में प्रपोजल की बात जरूर करना पड़ेगा, वरना वो लोग शक कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग फेरिस व्हील में चढ़े थे, और जैसे हमारा झूला सबसे टॉप में पहुंचा वैसे ही तुमने मुझे प्रपोज कर दिया। ओहारा कहता है ये तो काफी ज्यादा रोमांटिक है। होंजी तो बोलती है कि हाँ, लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुमने मुझसे क्या कहा? ओहारा फिर सोचने लगता है और कहता है मुझे अब इस बार उसकी मदद करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि ओ प्लीज मैरी मी बोलेगा। ओ ये बस दिमाग में ही सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी होंजीजू के सामने ये बोलने का। वहीं पर उसको देखकर होंजीजू तो ब्लश करने लगती है और अपने मन में कहती है मेरी बातों से तो ये कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। वहीं पर ओहारा तो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है मुझे माफ करना, मेरे दिमाग में अभी भी कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा। होंजीजू कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में भी बता सकते हो। फिर वो व्यू देखती है और कहती है ओहारा आज हम मेरे साथ काफी कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रही थी, लेकिन प्रपोजल का बाद तुम टाइम से सोचना, तुम जितना समय चाहो वो ले सकते हो, मैं वेट करूंगी। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।